हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का माइनर कोर्स में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। काफी स्टूडेंट्स ने इस सब्जेक्ट को चुना होगा, लिया होगा। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सिलेबस को पता करने के बाद साथ के साथ आप लोग को मैं इस क्वेश्चन पेपर को, मतलब जो इस सिलेबस के बाद एक क्वेश्चन पेपर है उसको भी दिखाऊंगा और हम उसे समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए कि आपको एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग उसकी वीडियो इस वीडियो के बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, कि भाई आंसर किस तरीके से लिखना है, हर आंसर में क्या पॉइंट लिखने हैं। सब्जेक्ट की बात करें, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश आपके सब्जेक्ट का नाम है। सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आता है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपको चैप्टर पढ़ना है अनीता देसाई का द क्लियर सिटी ऑफ डे। ठीक है, ये क्या है? द क्लियर सिटी ऑफ डे आपका एक चैप्टर है। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 2, जहाँ पे सेकेंड जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है, पहले में पढ़ना है फ्रीडम टू द स्लेव एंड सेकेंड में पढ़ना है ऑर्फन गर्ल्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में ना दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला है फ्रीडम टू दी स्लेव और दूसरा है आपका द ऑर्फन गर्ल। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आता है जो कि यूनिट नंबर 2 में ही अभी है। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कमला दास का है, इंट्रोडक्शन, और उसके बाद ग्रैंड मदर्स हाउस। फिर सरोजनी सरोजनी नायडू का है एन इंडियन लव सॉन्ग, और उसके बाद द सॉल्यूशन ऑफ इटरनल पीस। फिर पांचवा आपका चैप्टर आ जाता है रॉबिन एस नगोम का। ठीक है, द स्ट्रेंजर अफेयर ऑफ रॉबिन एस नगोम। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आप पोयम फॉर मदर। ठीक है, ये हो जाता है आपके यूनिट 2 के जितने भी चैप्टर थे। यूनिट 2 में आपको 4 चैप्टर जो है कवर अप करने हैं, उन्हें आपको समझना है। ठीक है। फिर आ जाता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 किस बारे में है? आपका है सलमान राशिद का द फ्री रेडियो। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सलमान राशिद का फ्री रेडियो एक इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। ठीक है। शशि दीपशिंदे का द इंट्रूजन। ठीक है। और फिर 8वां चैप्टर आ जाता है आपका पद्मभन। ठीक है। और उसके साथ साथ मंजुला का स्टेन्स हॉट डेथ कोल्ड कप। ठीक है। 12 शॉर्ट स्टोरी न्यू दिल्ली काली फॉर वुमेन जुबान 1996। ठीक है। तो ये आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 8। एक तरीके से आपको 8 जो चैप्टर है वो पढ़ने हैं पूरी किताब में, और पूरी किताब आपकी राइटिंग बेस्ड पर है। ठीक है, कि अलग अलग राइटर ने अलग अलग चैप्टर, अलग अलग राइटर ने अलग अलग कहानियां लिखी हैं, चीजें लिखी हैं, और उनमें से ही आपका जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, तो एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। उसके साथ साथ आप लोग क्वेश्चन पेपर को भी देखिए एक बार, ताकि आपको आइडिया लगे कि इस सब्जेक्ट में आपको किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये है आपका यूनिक पेपर कोड इस सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, और बीए के जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के, उनके लिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये सब्जेक्ट आता है। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का पेपर होगा। इस पेपर में आपको दो पार्ट मिलेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 10-10 नंबर के। पार्ट बी में 3 क्वेश्चन करने हैं 20-20 नंबर के। टोटल आपका 60 नंबर का, सॉरी 90 नंबर का जो पेपर है वो तैयार हो जाता है। अब आता है आपका पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका है 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैदर अली। हैदर अली के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, हैदर अली के ऊपर लिख रहा है। शॉर्ट नोट का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपको या तो आप पैराग्राफ बेस्ड लिख सकते हैं पूरा पूरा शॉर्ट नोट। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का है तो काफी डिटेल में आपको लिखना होगा। अदरवाइज आप लोग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। सबसे पहले आप बता देंगे हैदर अली कौन है, क्या करता है चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसके बाद उसके बारे में 5 से 6 पॉइंट बता देंगे, और लास्ट में हैदर अली के बारे में सारा का सारा कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर राइटिंग तैयार हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ही और का ऑप्शन दिया गया, चाहे तो आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है या फिर आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक ही अटेम्प्ट करना है कोई सा, तो देख लीजिएगा। बी में आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई कॉन्टेक्चुअलाइज एंड एक्सप्लेन। ठीक है, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे दिया गया है। ये पैराग्राफ को क्या करना है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि पैराग्राफ उठाया कहाँ से गया है। ये पैराग्राफ आपकी किताब के कौन से चैप्टर से उठाया गया है, क्या कह रहा है, ये आपको पता करना है। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करना है, मतलब इसको विवरण देना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको कॉन्टेक्चुअलाइज विवरण देना है। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्चुअलाइज का भी मतलब आप एक तरीके से यही मान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर ही आपको इसको समझाना है।
तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि भाई आइडेंटिफाई, कॉन्टेक्चुअलाइज और एक्सप्लेन। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ से उठाया गया है, आपकी बुक में कहाँ से उठाया गया है। उसके बाद कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे, फिर आप कर देंगे इसे एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का और वाला ऑप्शन। और वाला ऑप्शन मतलब या तो आप पिछला कर सकते हैं या तो ये कर सकते हैं। बी में क्या पूछा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द collision of थॉमस कैंपबेल एज द स्लेव डिपार्ट द मैन रिटर्न द ड्रिजियस पोयम फ्रीडम टू द स्लेव। अब देखिए, द ड्रिजियस की एक पोयम है फ्रीडम टू द स्लेव, उसमें एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि भाई एज द स्लेव डिपार्ट द मैन रिटर्न्स। ठीक है, जैसे ही स्लेव डिपार्ट्स होते हैं, निकलते हैं, तो मैन रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना है कि इंपॉर्टेंस लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। किस चीज का, इंपॉर्टेंस के, ऑफ द अल्यूजन ऑफ थॉमस कैपेबल्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट शॉर्ट नोट ऑन, यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। द रिलेशन बिटवीन द नरेटर एंड द होस्ट ऑफ फैमिली इन सेंट्स, या फिर द सिग्निफिकेंस ऑफ सी इन द इंट्रोड्यूजन। द इंट्रोड्यूजन में जो सी है, ठीक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें आपको आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है जिसमें आपसे पूछा गया देसाई जो है, अमृता देसाई, Amrita Desai's clear light of day explores the impact of a partition on a uh, personal and familiar relation. Do you agree? Give a reason answer. तो आपको क्या बताना है कि क्लियर ऑफ लाइट, मतलब क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये एक चैप्टर है आपकी किताब में, पहला ही चैप्टर है। ये आपको क्या बताता है, क्या आपको बताता है कि भाई जो पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान में, उसका इम्पैक्ट लोगों के पर्सनल लाइफ पर भी पड़ा और उनकी फैमिलीज पर भी पड़ा था। ठीक है, कई लोग भाई बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए थे क्योंकि भाई वो अकेले थे, उन्हें भागना पड़ा। कई जगह पूरी की पूरी फैमिलीज को भागना पड़ा। कई फैमिली पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान है, वहां से भारत आई। कई फैमिली भारत से पाकिस्तान गई थी। ये सारी दिक्कतें उन्होंने क्या करी थी, फेस करी थी। तो इसके ऊपर क्या आप अग्री करते हैं इस बात से, इसके ऊपर आपको एक रीजन आंसर देना है, या फिर और के ऑप्शन के साथ examine how Anita Desai explored the intricate dynamics of siblings relationship in a clear light of day। clear light of day में भाई siblings जो बच्चे होते हैं, मतलब होता है ना siblings के, भाई भाई बहन हो गए, रिश्तेदारी वाले। ठीक है, तो भाई उनकी रिलेशनशिप के इंट्रिकेट जो डायनेमिक्स है उनको किस तरीके से अनीता देसाई ने एक्सप्लोर करा था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस बारे में है भाई, ए वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है, इन एन इंट्रोडक्शन एंड माई मदर्स ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एन इंट्रोडक्शन और माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, द पोइट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैमिली, आइडेंटिफाई सोसाइटल एक्सेप्शंस, क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट। ये आपका जो सुधा मूर्ति वाला राइटर है, सुधा मूर्ति, उनके चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका बी वाला पार्ट कि भाई कमेंट ऑन सरोजनी नायडूज रिलायंस ऑन अ इमेजिनरी ऑफ नेचर इन एन इंडियन लव सॉन्ग एंड इन सोल्यूशन ऑफ इटरनल पीस। ठीक है भाई, उनकी क्या इमेजिनरी नेचर था इन दोनों पार्ट्स में, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है, ए वाले में पूछा गया है, फ्री रेडियो इज अ cautionary tale about the political propaganda and betrayal of hope. Do you agree? Discuss. जो फ्री रेडियो जो कहानी है, फ्री रेडियो जो कहानी है, वो क्या है, वो मेनली किस चीज के बारे में बता रही है, पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है या फिर लोगों के द्वारा फैलाया जाता है, तो उसके बारे में बात कर रही है। और बिट्रेयल ऑफ होप, जो लोगों की होप होती है, ठीक है, उसको बिट्रे कर दिया जाता है, किनके द्वारा, पार्टीज के द्वारा, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर लोगों के द्वारा। ठीक है, तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? अगर आपने यूनिट पढ़ा है द रेडियो जो चैप्टर है, अगर आपने उसे पढ़ा है, समझा है, तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के जो बी वाला पार्ट है उसमें पूछा गया है, द इंट्रूजन एक्सप्लोर द इशू ऑफ कंसेंट विद इन मैरिज, एग्जामिन। भाई जो इंट्रूजन चैप्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक्सप्लोर करता है किनको, इश्यूज को, इश्यूज ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है, मंजूरी। ठीक है,
कि भाई किनको जो मंजूरी की जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है मैरिज में, उस चीज को एक्सप्लोर करता है, लोगों को बताता है। कौन सा? द इंट्रूजन चैप्टर। तो इस चीज के ऊपर आपको पूरा का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बनता है। ए में पूछा गया है using any one prescribed text prescribed in your syllabus, discuss author's use of memory as a narrative device। अब आपको क्या करना है, आपने अगर सारे चैप्टर पढ़े हैं तो आपको किसी भी एक चैप्टर का उदाहरण लेकर, मतलब जो होता है एग्जाम्पल लेकर, ठीक है, सिलेबस में से, ऑर्थर यूज ऑफ मेमोरी एज अ नैरेटिव डिवाइस, ठीक है, नैरेटिव डिवाइस के तौर पर ऑर्थर ने अपनी जो मेमोरीज है, पुरानी यादें हैं, उनका यूज करना है। तो वो आपको यहाँ पे बताना है। बी में आपसे क्या पूछा गया? विद रेफरेंस टू एनी one text in your syllabus, analyze the literary agreement with political strife and violence in India within a writing in English। ठीक है, आपको क्या लेना है? रेफरेंस लेना है। कहाँ से? आपकी किताब में से, एक चैप्टर का। ठीक है, और जो लिटरी एग्रीमेंट होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई का जो एग्रीमेंट होता है, विद पॉलिटिकल स्ट्रिप एंड वायलेंस। ठीक है, पॉलिटिकल जो स्ट्रिप होते हैं और वायलेंस, मतलब जो आप कह सकते हैं कि वायलेंस का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मार पिटाई। ठीक है, तो पॉलिटिकल स्ट्रिप और वायलेंस के बीच में जो आप कह सकते हैं एग्रीमेंट होता है, ठीक है, इन इंडियन राइटिंग, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश डिसिप्लिन कोर्स में, ठीक है, डिसिप्लिन में जो आपका ये सब्जेक्ट आता है, मैंने आपको कवर कराया, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, रिपीट हो सकता है, कोई वो ही नहीं है। ठीक है, रिपीट हो जाएगा, हल्का सा माइनर सा चेंज करके आपको कुछ दिखा दिया जाएगा। तो आपका क्या काम है कि एक बार इस जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ाया है, इस क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट हाउ टू राइट आंसर की वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आपको पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, हमने तैयार कर रखी है, हम लोग वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, हमसे कनेक्ट हो जाइए। और आप लोग एक बार इस सब्जेक्ट की पूरी वीडियो अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ लीजिए किन चीजों पर ध्यान देना है, और फिर पेपर की प्रिपरेशन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।